दोस्तों, रामलीला मैदान पे रावण के लीलाएं दिखाई दी। रावण के लीलाएं दिखाई दी। कौन सा रावण वहां पे था वो आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलो गायत्री श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी केलुस्कर। दोस्तों, कल परसों रामलीला मैदान पे रावण की लीलाएं दिखाई दी। रावण की लीलाएं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों, आपको लीलाएं के बारे में मालूम होगा, जो लीलाएं घटित होती है, कृष्ण लीला, राम लीला। ये जो लीला हम लोग कहते हैं, लीला यानी उनके पूरे जिंदगी में वो जो कर्म करते हैं अलग अलग समय पे, उनको हम लोग लीलाएं कहते हैं। वैसे ही लीलाएं रामलीला मैदान पे घटित हुई। वो कौन सी लीलाएं थी? वो रावण लीलाएं थी। रावण लीलाएं थी। दोस्तों, आपको मालूम है रावण दशानन, दशानन यानी 10 सर वाला, 10 सर वाला एक इंसान रावण। यहाँ पे 10 सर नहीं थे, वहाँ पे 26 सर थे। और उस सर का रावण वहाँ पे मौजूद था। 26 सर का रावण वहाँ पे मौजूद था। और प्रमुख सर कौन सा था? वो है केजरीवाल का। मेन सर जो था रावण का, वो मेन सर किसका है? और वो है केजरीवाल। और उनके समर्थन में ये बाकी के सर वहाँ पे मौजूद हुए थे। वहाँ पे उन्होंने सहभाग लिया था। सबसे बड़ा वहाँ पे रावण कौन था? केजरीवाल, जिसका पोस्टर वहाँ पे लगा था। वो कारागृह में खड़े हैं, कारागृह के अंदर है, ऐसा उनके पोस्टर लगाए थे। वो सबसे बड़ा रावण। और उनके जो दशानन नहीं, 26 सर वाला, 26 सर वाला, 10 सर वाला नहीं तो 26 सर वाले। वहाँ पे क्या बातें हो रही थी? तो संविधान खतरे में है। सब मिलके क्या एक ही बात रट लगा के उन्होंने रखी थी। एक ही रट उन्होंने लगाई थी। वो कौन सी रट थी? संविधान खतरे में है, लोकशाही खतरे में है। दोस्तों, लोकशाही के लिए और संविधान को बचाने के लिए वो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, रामलीला मैदान पे रावण की मौजूदगी वो आपको समझनी जरूरी है। रावण की मौजूदगी वहाँ पे होनी और आपको समझनी जरूरी है। वहाँ पे वो मौजूद क्यों था? दोस्तों, पहले हम लोग उस रावण के सर समझ लेते। एक एक सर की हम लोग बात करते, उस रावण के एक एक सर की बात करते। और वो क्या मांग कर रहे थे? संविधान खतरे में है, उसको बचाओ। लोकशाही खतरे में है, उसको बचाओ। चलो हम लोग लोकशाही और संविधान की बात करते। उस रावण के एक एक सर को हम लोग सवाल पूछते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? महाराष्ट्र से। वहाँ महाराष्ट्र का एक वहाँ पे सर गया था। वो कौन सा था? शरद पवार, शरद चंद्रजी पवार। दोस्तों, उनकी संगठना यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस, जो अभी दो फाड़ हो चुकी है, मगर जब वो इकट्ठा थी, जब अजित दादा पवार उनके साथ थे, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तब उनके संगठन में, जिस दिन से संगठन वो निर्माण हुआ है, स्थापना हुई है, उस दिन से उस दिन तक, यानी जब तक वो अजित दादा पवार उनके साथ थे, तब तक उस संगठन में कब चुनाव हुआ था? क्योंकि एक नियम है, एक कायदा है, हर एक जो राजकीय संगठन है उसमें चुनाव होने जरूरी है। किस कारण? किस पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए। और वो भी चुनाव किस तरह से होने चाहिए? लोकशाही के मार्ग से। दोस्तों, लोकशाही के मार्ग से
उस संगठन में कभी चुनाव हुआ था क्या? मैं शरद पवार जी को सवाल पूछ रहा हूँ। तब उनका संविधान कहाँ पे गया था? तब लोकशाही कहाँ पे गई थी? तब उनका संविधान खतरे में नहीं था क्या? तब लोकशाही खतरे में नहीं थी क्या? दूसरा सर, उद्धव ठाकरे, जब एक संघ एक साथ वो शिवसेना थी, एकनाथ शिंदे जब उनके साथ थे, तब की बात कर रहा हूँ। तब उन्होंने कब चुनाव किया था? बाला साहेब ठाकरे से लेके उनके समय तक उन्होंने कब उस संगठन में चुनाव करवाया था? लोकशाही के मार्ग से। तब वो संविधान कहाँ पे गया था? तब वो लोकशाही कहाँ पे गई थी? तब वो संविधान और लोकशाही खतरे में नहीं थी क्या? मैं उनको सवाल पूछ रहा हूँ। दोस्तों, वहाँ से हम लोग बाहर निकलते और सीधा कहाँ पे चलते हैं? जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, उनके संगठन में कब चुनाव हुआ था? उनके संगठन में कब चुनाव हुआ था और कब उन्होंने चुनाव किया था लोकशाही के मार्ग से? तब लोकशाही खतरे में नहीं थी क्या? तब वो संविधान खतरे में नहीं था क्या? जब 370 कलम रद्द किया गया था, उस समय महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि भारत का झंडा उठाने के लिए किसी का कंधा नहीं रहेगा और वो घोषणा देने के लिए किसी का सर भी नहीं रहेगा। तब वो संविधान कहाँ गया था? तब वो संविधान कहाँ गया था? भारत के अगेंस्ट वहाँ के जो आतंकी थे वो पत्थर उठा रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे, बम गिरा रहे थे, मासूमों को मार रहे थे। तब उनका वो संविधान कहाँ गया था? तब वहाँ की लोकशाही कहाँ गई थी? मैं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से सवाल पूछ रहा हूँ। दोस्तों, चलो वहाँ से बाहर निकलते हैं और आते हैं उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव, उनके पिताजी नेताजी, तब से मुलायम सिंह के वक्त से अखिलेश यादव तक कब उस संगठन में चुनाव किया गया था लोकशाही के मार्ग से? किसी गैर उनके कौटुंबिक परिवार के बाहर से किसी को अध्यक्ष बनाया गया था, वो बताए। अखिलेश यादव भी बताए कि कभी अपने परिवार के बाहर से किसी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था क्या? वो भी संविधान के मार्ग से, वो भी लोकतांत्रिक मार्ग से। चलो वहाँ से बाहर निकलते हैं और कहा जाते हैं बिहार में। बिहार की पार्टी लालू प्रसाद यादव आज के तारीख में, अभी उनके सुपुत्र भी काम कर रहे। लालू प्रसाद यादव से लेके उनके पुत्र तक उन्होंने कब उनके संगठन में लोकशाही मार्ग से संविधान के दायरे में रह के कब चुनाव किया था अपने संगठन में? और अपने परिवार के बाहर किसी को अध्यक्ष उन्होंने बनाया था क्या? कभी बनाया था? कब बन गए थे? वो दिन और उस अध्यक्ष का नाम बताए तो मैं समझ सकता हूँ वाकई में आज के तारीख में संविधान खतरे में है। दोस्तों, चले वहाँ से बाहर निकलते हम लोग आते हैं पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, सर्वे सर्वा तो ममता बनर्जी है। कब उन्होंने चुनाव किया था अपने संगठन में और लोकशाही के मार्ग से, संविधान के रास्ते से उन्होंने कब उस चुनाव से अपने संगठन का अध्यक्ष चुना था? अभी ममता बनर्जी के बाद उनका भतीजा बैठा हुआ है अध्यक्ष बनने के लिए, सर्वे सर्वा होने के लिए। दोस्तों, हम लोग पूरा देश घूमेंगे तो हमें कहीं पे भी कोई मिलेगा नहीं, दक्षिण से लेके उत्तर तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक।
जितने भी संगठन हैं उस संगठन में कोई भी जो भी वहाँ पे मौजूद थे उस मंच पे, उसमें से जो भी है, जो भी राजनीतिक दल है और राजनीतिक वहाँ पे जो नेता ये थे, उन्होंने अपने संगठन में कब चुनाव करवाया था, संविधान के मार्ग से, लोकशाही के मार्ग से, वो बताए तो मैं समझ सकता हूँ वाकई में आज के तारीख में अपने देश में संविधान खतरे में और लोकशाही खतरे में। दोस्तों, उन्होंने अपने ज़िंदगी में, अपने वैयक्तिक ज़िंदगी में, अपने संगठन के ज़िंदगी में कभी भी लोकशाही से कोई भी चुनाव नहीं करवाया था। संविधान के मार्ग से वो संगठन उन्होंने कभी भी चलाया नहीं था। और वो क्या मांग कर रहे हैं? संविधान बचाओ, लोकशाही बचाओ। कौन सी लोकशाही? अभी आते हैं हम लोग दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कब चुनाव लड़वाया था अपने संगठन में? वही तो सर्वे सर्वा थे। आज के तारीख में उनकी पत्नी बनने जा रही है मुख्यमंत्री। वो सब संगठन का सूत्र अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। पहले वो बताए कि अपने संगठन में कौन सा संविधान बचा हुआ है, कौन सी लोकशाही बची हुई है। दोस्तों, जो पंजाब में उन्होंने चुनाव लड़ा तब उन्होंने खालिस्तानियों की भी मदद ली, जो खालिस्तानी थे उनकी भी मदद ली। तब उनका संविधान खतरे में नहीं था क्या? कोरोना के समय जब पूरी वर्ल्ड, पूरा दुनिया इस वैश्विक आपदा में अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, हर एक इंसान क्या था? त्राहिमाम था। उस समय में उन्होंने एक नीति लाई। कौन सी नीति? दारू नीति, शराब नीति। किस लिए? तो राजस्व बढ़ाने के लिए, उस दिल्ली के राज्य का राजस्व बढ़ाने के लिए। दोस्तों, और कौन सी नीति लाई उन्होंने? वो शराब नीति। अब सोचिए, तब उनको उन नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं था। एक के ऊपर एक फ्री दारू की बोतल दी जा रही थी। यानी खाने के लिए लोग मोहताज थे, खाने पीने के लिए मोहताज थे, और ये दारू पिला रहे थे। अब सोचिए, तब इनका संविधान कहाँ गया था, तब इनकी लोकशाही कहाँ गई थी। और इतना करने के बावजूद, ठीक है चलो, उन्होंने अपना राज्य चलाने के लिए कुछ उनको फंड की ज़रूरत है, तो उन्होंने पूर्तता करने की कोशिश की। कहाँ से? शराब नीति से। मगर वो जो पैसा उन्होंने लिया, जो भी उन्होंने वो कारोबार किया, जो भी काम किया, उसमें से उन्होंने राजस्व में कितना पैसा डाला, सरकार की तिजोरियों में कितना पैसा डाला, कितना पैसा लाया, कितना पैसा रखा, तब उनका संविधान कहाँ गया था, तब उनकी लोकशाही कहाँ गई थी। दोस्तों, वहाँ पे जितने भी मौजूद थे, जितने भी सर मौजूद थे, 20, 25, 26 जितने भी सर वहाँ पे मौजूद थे, वो सब सर रावण के थे। दशानंद नहीं तो 26आनंद, 20आनंद, जितने भी 20 पकड़ते, 26 पकड़ते, 20आनंद या 26आनंद सर बढ़ गए अभी रावण के। उस समय पे 10 थे, तो उसने इतनी त्राहिमाम बचाई थी। उस रावण में 10 सर के वजह से इतनी त्राहिमाम मचाई थी। तो अभी 26 सर है, तो कितने वो करेंगे? कितनी संविधान की रक्षा करेंगे? तो संविधान की रक्षा करने के लिए राम को जन्म लेना जरूरी है, रामलीला होनी जरूरी है, रावण लीला होनी जरूरी नहीं है। ये तो रावण है। दोस्तों, आप ही जवाब दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ऐसा कौन सा राजनेता है और कौन सी संगठन है
कि उसमें उन्होंने इस संविधान की रक्षा की है और उस संविधान के वो लोकशाही की रक्षा की है। कांग्रेस पकड़ लेते हैं। कांग्रेस ये संगठन जब से वो शुरुआत हुआ है तब से वो शुरुआत करने वाला, उसकी स्थापना करने वाला ही अंग्रेज था। इस कांग्रेस की संगठन की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी। तो हम लोग उस संगठन से कुछ चाहेंगे भी नहीं, उनसे हम लोग कुछ ये भी नहीं रखेंगे, इच्छा भी नहीं रखेंगे कि वो कुछ वाकई में सच्चाई कुछ अच्छी करे, कुछ अच्छा करे। वैसे हम लोग अपेक्षा भी नहीं कर सकते क्योंकि उस संगठन की स्थापना अंग्रेज ने की थी, जो अंग्रेज हमारे दुश्मन थे। और उसके बाद में गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी से लेके गांधी परिवार ही चल रहा है। उसके बाद कई दिन के लिए नेहरू थे, मगर उसी परिवार के हिस्से, मोहनदास करमचंद गांधी के परिवार के हिस्से। कौन? जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद उनकी बेटी, उनके पोते, उनके परपोते। दोस्तों, तब उनका संविधान कहा गया था। जब सबसे ज़्यादा मत किसको मिले थे, किसका चुनाव हुआ था? वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल को ज़्यादा लोगों ने मत दिया था। जो 10 वोट गिरे थे उसमें से 9 वोट वो किसको मिले थे? वल्लभ भाई पटेल को। तभी उनको बाजू में हटा के जो हारा था, नेहरू हारे थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनको पंतप्रधान बनाया गया। तब वो संविधान कहा गया था। तब इस देश की लोकशाही कहा गई थी। तब उस देश की लोकशाही और संविधान खतरे में नहीं था क्या? उस समय से लगातार संविधान खतरे में ही था, लोकशाही खतरे में ही थी। तो क्योंकि नाजायज तरीके से किसी को अध्यक्ष बनाया गया था उस समय में, और पंतप्रधान भी बनाया गया था। उस नाजायज तरीका को किसने अपनाया था? तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। दोस्तों, सबसे बड़ा सर किसका है? मोहनदास करमचंद गांधी का। और उनकी ही विचारधारा पे चलने वाले सब वहाँ पे भ्रष्टाचारी थे। दोस्तों, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है मालूम है? बुद्धि भ्रष्टाचार। जो अपने बुद्धि से लोगों को संभ्रमित करता है और अपना मतलब साधता है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। तो पहला भ्रष्टाचारी कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। और उनकी ही विचारधारा से ये पैदा हुए 26 सर थे वहाँ पे, उस रामलीला मैदान में। वो रावण अभी मरा नहीं है, उस विचारधारा में आज भी जीवित है। वो रावण आज भी जीवित है उस विचारधारा में। अंग्रेजों की जो विचारधारा थी, तोड़ो फोड़ो और राज्य करो, वही विचारधारा मोहनदास करमचंद गांधी की थी। इसलिए उन्होंने पहला पाकिस्तान को की मान्यता मान ली, मुसलमानों को अगला अलग देश दे दिया। वो विचारधारा किसकी है? मोहनदास करमचंद गांधी की। रावण कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। और उसकी विचारधारा पे ये सब सर वहाँ पे मौजूद थे। आपसे आज के तारीख में वर्तमान में सबसे बड़ा सर किसका है? कौन रावण है? वो है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, वो एक आंदोलन से बाहर निकला हुआ था। आंदोलन से एक राजनेता बने हुए थे। आंदोलन की एक उपज है वो। और वो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। और बाद में क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। एक कट्टर ईमानदार नहीं, एक कट्टर भ्रष्टाचारी, एक कट्टर बेईमान। और वही बोल रहे
कि संविधान बचाओ, लोकशाही बचाओ। चोर खुद ही शोर मचा रहे, चोर खुद ही शोर मचा रहे, चोर चोर करके वो खुद ही चिल्ला रहे। दोस्तों, मेरा कहना आपको समझ में आया होगा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रावण वहाँ पे मौजूद था, आज भी रावण मौजूद है। हम लोग दशहरे में रावण का की पुतले का वध करते हैं, एक उसके पुतले का वध करते हैं, मगर असल में वह रावण मरा नहीं है, वो आज भी जीवित है। नकारात्मक जो सोच से, विचारधारा से जो चलने वाले हैं वो रावण ही है, वो आज भी जीवित है। जो विचारधारा आज भी जीवित है भ्रष्टाचारियों की। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कौन सा है? बुद्धि भ्रष्टाचार। वही बुद्धि भ्रष्टाचार करके अरविंद केजरीवाल एक राजनेता बने, नागरिकों को बरगा लाके अपने बुद्धि के माध्यम से पहले उन्होंने नागरिकों को बरगा लाया, उनकी दिशा भूल की। और पहला भ्रष्टाचार क्या किया उन्होंने, कौन सा किया? वो है बुद्धि भ्रष्टाचार। उसके बाद वो आर्थिक और जमीन जुमले का, जमीन जायदाद का वो भ्रष्टाचार कर रहे। आर्थिक तो उन्होंने किया वो दारू नीति में, और वो शीश महल बना के उन्होंने जमीन जुमले का भी एक भ्रष्टाचार किया। और वही रावण क्या बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ। दोस्तों, इस आम आदमी पार्टी में जब से वो बनी है तब से लेके आज तक उस पार्टी में, उस संगठन में कब चुनाव हुआ था? लोकशाही के मार्ग से कब चुनाव हुआ था? आज के तारीख में उनकी धर्मपत्नी सुनीता मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी का पूरा सूत्र वो हाथ में लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये तो बुलाया था वो रामलीला मैदान पे रावणों को, जो रावण वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, वो बुलाने वाली कौन थी? सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी, यानी उनकी बीवी, उनके परिवार का एक सदस्य, ना कोई आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता, ना कोई नेता। दोस्तों, और यही लोग क्या चिल्ला रहे हैं? संविधान बचाओ, लोकशाही बचाओ। दोस्तों, ये इतने पाक साफ है अरविंद केजरीवाल, चलो मान लेते हैं हम लोग, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। पर वो कट्टर ईमानदार है तो अपने मोबाइल के पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे? अपने लैपटॉप के पासवर्ड क्यों नहीं दे रहे? क्यों उनको डर है? क्या ऐसा उसमें है कि वो खुल जाएगा तो खतरे में आ जाएंगे? इसका मतलब आप समझ जाइए, वो पाक साफ है तो उनको देने में क्या कुछ भी हर्ज नहीं होगा, वो बिंदास वो दे सकते हैं, छाती ठोक के दे सकते हैं। जो ले लो पासवर्ड, खोल के देख लो। देखो दोस्तों, चोरों के दाढ़ी में तिनका, चोर मचाए शोर। दोस्तों, उनको न्याय पाना है ना, न्याय मिलवाना है ना, तो उनको न्यायालय में जाना जरूरी है। न्यायालय में वो अपने जो एविडेंस है वो सादर करे कि भाई बीजेपी, ईडी, सीबीआई, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे, हम लोगों को तकलीफ दे रहे, हम लोगों को क्या कर रहे? रोक रहे। वो बताइए ना फिर न्यायालय में जाके। अभी कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया है, वो किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया क्या? अमित शाह ने किया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? नहीं दोस्तों, वो इनकम टैक्स वाले ने किया है।
क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स भरा नहीं था। तो चोर कौन है, किसकी गलती है? तो चोर मचाए शोर। दोस्तों, आपको सामने समझ में आया होगा। एक सपने का सौदागर, सपनों का सौदागर सपने लेके आया था। कौन से सपने? भ्रष्टाचार मुक्त देश। जितनी भी योजनाएं वो हर एक आम आदमी के तक पहुंचनी चाहिए। जितनी भी सुविधा है वो हर एक आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। हर एक सुविधा, हर एक योजना। इसलिए ये आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में। और उसी रामलीला मैदान से एक सपनों का सौदागर दिल्ली में आया। उसने सपने दिखाए, बुद्धि भ्रष्टाचार किया, लोगों को बरगा लाया, लोगों की दिशा भूल की। और जिस कांग्रेस के अगेंस्ट उन्होंने जी जान से शोर मचाया था, शीला दीक्षित के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, अन्य कांग्रेसियों के ऊपर टिप्पणी की थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर टिप्पणी की थी, तो उनके पास सब एविडेंस थे उनके पास। तो वो कहाँ गए? वो दिखाए, आज के तारीख में भी दिखा सकते हैं। ये पुख्ता सबूत है, ये सबूत वो दिखाए, वो एविडेंस वो दिखाए। ये नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट ये सबूत है, ये अमित शाह के अगेंस्ट ये सबूत है। रखे हो, मगर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि चोर मचाए शोर। सपने का सौदागर आया था, उन्होंने सपने दिखाए थे, बुद्धि भ्रष्टाचार। दोस्तों, उस रामलीला मैदान पे जो 1-2 दिन पहले जो इकट्ठा हुए थे वो कौन थे? रावण थे। कितने मुख थे? 20-26 मुख थे। और वो रावण क्या बोल रहे हैं? संविधान बचाओ, लोकशाही बचाओ। अरे वही तो बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। वही तो लोकशाही, वही तो संविधान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे कि नहीं कर रहे? मैं किसको पूछ रहा हूँ? मेरे श्रोताओं को पूछ रहा हूँ। वही संविधान, वही लोकशाही बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, या ये जो विरोधक वहाँ पे पहुँचे थे रामलीला मैदान पे, जिन्होंने रावण लीलाई दिखाई थी, वो संविधान बचा रहे? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हो? कौन वाकई में संविधान बचा रहा है और कौन वाकई में संविधान मिटा रहा है? कौन वाकई में लोकशाही बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन वाकई में लोकशाही मिटाने की कोशिश कर रहा है? लोकशाही चल रही थी इतने दिन तक, इतने साल तक, या घराणेशाही या परिवारशाही चल रही थी? आप ही जवाब दे दीजिए, कौन सी लोकशाही थी या परिवारशाही थी, घराणेशाही थी? उद्धव ठाकरे आज भी मानते हैं कि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये मेरे बाप ने बनाई हुई संगठन है, ये मेरे बाप ने बनाई हुई कंपनी है, ये आज भी मानते हैं। शरद पवार भी वही बात करते हैं, अखिलेश यादव भी यही बात करता है, ममता बनर्जी भी वही बात करती है कि हमारी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी वही बात करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लालू प्रसाद यादव भी वही बात करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अभी जवाब दे दीजिए, कौन संविधान बचा रहा है और कौन संविधान खत्म कर रहा है? कौन लोकशाही बचा रहा है और कौन लोकशाही खत्म कर रहा है? वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।